ये हमें मिलती है मैंगो या बनाना जो राइप्ड होते हैं, ओवर राइप्ड होते हैं, रादर ज्यादा पक चुके होते हैं, गल गए होते हैं, बनाना या मैंगो। अगर आप इनको बाहर रख दो तो इनके ऊपर ना छोटे छोटे से प्रॉपरली वो मच्छर भी नहीं लगते हैं, और प्रॉपरली जो है वो जो फ्लाइज हैं, मक्खियां हैं, उनके जैसे भी नहीं होते, ना फ्लाइज जैसे होते हैं, ना मॉस्किटो जैसे, थोड़े मोटे मोटे छोटे छोटे से ब्लैक कलर के मच्छर से मंडराने लग जाते हैं। वो क्या होता है, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर या फ्रूट फ्लाई। तो टीएच मॉर्गन ने अपनी एक्सपेरिमेंटेशन सारी जो है किस पर करी, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर पर। सेल की स्टडी के साथ साथ अब यहाँ पर जेनेटिक्स को भी स्टडी किया गया। सेल स्टडी, सेल के न्यूक्लियस के बारे में, सेल के क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी, और साथ ही साथ जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने की वजह से एक कॉमन एक ब्रांच बन गई बायोलॉजी की, दैट इज साइटोजेनेटिक्स। एक नई ब्रांच का जो है डिस्कवरी हुई, दैट इज साइटोजेनेटिक्स। तो साइटोजेनेटिक्स के अंदर और ज्यादा जो है वो खोज हुई, और ज्यादा जो है डिस्कवरीज हुई, और फाइनली जो सुटर्न और बवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, मॉर्गन ने उसको प्रूफ करके बताया। और वो थ्योरी क्या कहती है, उसके फॉलोइंग पोस्टुलेट्स हैं। क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है कि गैमीट्स आर द ब्रिज बिटवीन टू जनरेशंस। Gametes are the bridge between two generations. दो जनरेशंस के बीच में जो ब्रिज है दैट इज गैमीट्स। मतलब पेरेंट्स जो हैं वो अपने गैमीट्स, स्पर्म और ओवम, दोनों को ही कंट्रीब्यूट कर कर क्या बनाते हैं, जायगोट, और जायगोट से क्या बनता है, एक नया इंडिविजुअल या एक नया ऑर्गेनिज्म। तो ये एक जनरेशन, ये दूसरी जनरेशन, दोनों जनरेशन के बीच में पुल का, ब्रिज का काम, दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वो है गैमीट्स, क्योंकि पेरेंट्स के गैमीट्स ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आते हैं। दूसरा इसका पोस्टुलेट क्या है, बोथ स्पर्म एंड एग कंट्रीब्यूट इक्वली। फिफ्टी 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो स्पर्म की होगी, और 50% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो एग की होगी किसी भी इंडिविजुअल को बनाने के लिए। यानी कि 50% मदर और 50% ही फादर की कॉन्ट्रीब्यूशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर्स के अंदर। नेक्स्ट ये थ्योरी क्या कहती है कि ये जो कंट्रीब्यूशन हो रही है वो किसकी हो रही है, क्रोमोसोम्स की। और ये क्रोमोसोम्स कहाँ पर प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं इन द न्यूक्लियस। सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स। कितने, 23 पेयर क्रोमोसोम्स और 46 क्रोमोसोम। अभी 10th के बच्चे मेरे पास ये डाउट कर रहे थे कि मैम 46 क्रोमोसोम्स जो हैं वो एक सेल में होते हैं, या उनको ये लगा था कि पूरी बॉडी के हमारे जितने सेल्स हैं सबको मिलाकर 46 होते होंगे। नो, हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो क्रोमोसोम्स जो हैं दे अकर इन द न्यूक्लियस ऑफ ईच एंड एवरी सेल ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट क्या था, हर एक क्रोमोसोम जो है उसका एक डेफिनेट रोल है। हर एक क्रोमोसोम का एक डेफिनेट रोल है, एक पर्टिकुलर रोल है कि उसने यही काम करना है। और वो रोल क्या है, उस इंडिविजुअल के अंदर उसके कोई पार्ट्स बनाना या उसकी डेवलपमेंट करवाना। तो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस क्या कहती है कि हर एक क्रोमोसोम का काम अलग अलग है, सबको अपना अपना काम डिवाइड किया गया है। क्रोमोसोम्स जो हैं दे रिमेन सेम थ्रू आउट द लाइफ। ऑल लाइफ लॉन्ग हमारे क्रोमोसोम एक जैसे ही होते हैं। जैसे हम क्रोमोसोम लेकर पैदा हुए हैं बिल्कुल वैसे ही क्रोमोसोम्स के साथ हम मर जाते हैं। ना तो ये क्रोमोसोम्स बढ़ सकते हैं, ना ये क्रोमोसोम्स कम हो सकते हैं, ये ऐसे के ऐसे ही रहते हैं, ना ये मल्टीप्लाई करते हैं। हम एक जैसे क्रोमोसोम्स जो लेकर आए हैं उसी के साथ थ्रू आउट लाइफ अपनी जो है वो बिताते हैं। नेक्स्ट क्या है कि क्रोमोसोम्स जो हैं इनके ऊपर होते हैं जीन्स।
क्रोमोसोम्स के ऊपर लगे हुए होते हैं जीन्स, ठीक है। जैसे हमने मेंडल की बात सुनी थी कि मेंडल ने कहा था जीन्स के अंदर 2 एलील्स होते हैं, यानी कि वो पेयर में होते हैं, एलील्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स। तो ऐसे ही क्रोमोसोम्स भी पेयर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अभी हमने क्या बात करी, हमारे बॉडी के हर एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम हैं, मैंने कहा 23 पेयर और 46। इसका मतलब टोटल 23 तरह के क्रोमोसोम्स हैं और हर एक के जैसा एक एक प्रेजेंट है। जैसे मान लो ये एक पेयर है, क्रोमोसोम नंबर 1 और क्रोमोसोम नंबर 12, ये दोनों एक जैसे हैं। ऐसे ही कोई दूसरा पेयर भी हमारी बॉडी में हो सकता है, क्रोमोसोम नंबर 2 और क्रोमोसोम नंबर 16, ये दोनों एक जैसे हैं। तो ऐसी कोई तीसरा चौथा, इस तरह से कर टोटल कितने हैं, 23 पेयर क्रोमोसोम्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो सब आपस में ये एक पेयर जो है ये मिलता जुलता, एक जैसा साइज, एक जैसे शेप के होंगे। तो मेंडल का कहना था कि जीन्स पेयर में होते हैं या फैक्टर्स पेयर में होते हैं, लेकिन हम जिस चीज को आज देख सकते हैं वो क्या है, क्रोमोसोम्स, और वो भी पेयर में ही अक्कर करते हैं। एक गैमीट के अंदर एक तरह के ही क्रोमोसोम हो सकते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अ गैमीट कैन हैव only one type of chromosome। मतलब ये अगर क्रोमोसोम नंबर 1 और 2 एक जैसा एक पेयर है, तो इनमें से एक जो ये वाला है क्रोमोसोम जो है वो एक स्पर्म के अंदर जाएगा और दूसरा क्रोमोसोम दूसरे स्पर्म के अंदर जाएगा। ऐसे ही ये एक स्पर्म के अंदर जाएगा, ये दूसरे स्पर्म के अंदर जाएगा। पेयर का एक एक जाता है। 23 पेयर में से जो एक पेयर है, हर एक पेयर का एक एक जो क्रोमोसोम है, होमोलोगस जो क्रोमोसोम है, पेयर में से एक एक स्पर्म के अंदर जाते हैं। ऐसे ही ओवम के अंदर भी एक एक जाते हैं, सारे इकट्ठे नहीं जाते। पेयर एक साथ एक गैमीट के अंदर नहीं जाता, एक गैमीट के अंदर एक ही क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट क्या कहता है कि ये जो पेयर्ड कंडीशन है क्रोमोसोम्स की, और जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं ये अपनी पेयरिंग फिर से कर लेते हैं। गैमीट फॉर्मेशन में तो ये सिंगल क्रोमोसोम जाता है, लेकिन ये फिर से पेयरिंग कर लेते हैं आफ्टर फर्टिलाइजेशन। मतलब स्पर्म के पास 23 क्रोमोसोम, ओवम के पास 23 क्रोमोसोम, दोनों को मिलाकर जो जायगोट बना है उसके पास कितने हो गए, 46 या 23 पेयर। एक पेयर का एक तरह का स्पर्म से आएगा और दूसरी तरह का ओवम से आएगा। ये कहती है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। नेक्स्ट, जेनेटिक होमोजेनिटी। होमोजेनिटी मीन्स जो ये क्रोमोसोम्स हैं ये होमोलोगस होंगे या जेनेटिक हेटेरोजेनिटी, कि वो डिफरेंट होंगे या सेम होंगे। ये सारी चीजें भी जो है, ये सब चीजें जो है कौन डिसाइड करता है, हमारे क्रोमोसोम्स, कि हम होमोजाइगस होंगे या हेटेरोजाइगस होंगे। जैसे कि पी प्लांट के केस में हमने किया था, कैपिटल टी को हमने क्या नाम दिया था, इट इज अ होमोलोगस ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर दोनों एलील्स एक जैसे हैं। तो क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है कि कैपिटल टी ये एलील्स नहीं है, ये होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो अगर किसी के पास एक जैसे क्रोमोसोम है तो वो होमोलोगस, डिफरेंट है तो वो हेटेरोजाइगस या होमोजाइगस या हेटेरोजाइगस, इस तरह से बनते हैं। ये डोमिनेंट है तो डोमिनेंट और रिसेसिव है तो रिसेसिव। तो जेनेटिकली हम कैसे हैं, हमारे पास एक जैसे क्रोमोसोम है, हम होमोजाइगस हैं, हेटेरोजाइगस है, ये भी कौन डिसाइड कर रहा है, क्रोमोसोम्स। नेक्स्ट ये थ्योरी क्या कहती है कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वो साइनैप्स करते हैं ड्यूरिंग मियोसिस। मतलब जब टेस्टिस की लाइनिंग से स्पर्म बनते हैं
और ओवरी की लाइनिंग से ओवम बनता है या सेकेंडरी oocyte बनता है, उस टाइम पे कौन सी डिवीजन होती है? मियोसिस। और मियोसिस के टाइम पर क्या होता है कि ये जो स्पर्म है, ये इसके पास, स्पर्म के पास एक पेयर है ये क्रोमोसोम का, ये साइनैप्स यानी कि एक दूसरे के ऊपर ओवरलैपिंग करते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं, ये दोनों एक ही क्रोमोसोम से जुड़े हैं तो ये सिस्टर क्रोमेटिड, ये दूसरे क्रोमोसोम के क्रोमेटिड हो गए तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये आपस में क्रॉसिंग ओवर करते हैं, इसका मटेरियल इसको मिल जाता है और इसका मटेरियल इधर इसके साथ एक्सचेंज हो जाता है। तो साइनैप्सिस जो है वो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच में ही होती है। कब? ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। और लास्ट पोस्टुलेट क्या है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की अगर हमने सेक्स डिटर्मिनेशन करनी है तो दैट सेक्स डिटर्मिनेशन इज ड्यू टू स्पेसिफिक क्रोमोसोम्स कॉल्ड सेक्स क्रोमोसोम्स। दो तरह के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। जिसके अंदर XX है तो वो फीमेल है, XY है तो वो मेल है। दिस इज क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। अब मेंडल ने जहां जहां पर वर्ड फैक्टर या जीन यूज किया था, क्रोमोसोमल थ्योरी क्या कहती है कि वो फैक्टर नहीं, वहां पर क्या होना चाहिए? वहां पर क्रोमोसोम लगा होना चाहिए। हाँ जी, क्लियर है इतनी बात आप सबको? यस मैम। यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो जैसे मेंडल की लॉ ऑफ सेग्रीगेशन था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मेंडल ने किसके हिसाब से कहा था? फैक्टर्स और एलील्स के हिसाब से। तो वो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अब क्या बन गया? इट बिकेम क्रोमोसोमल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। मतलब सेपरेट क्या होते हैं? ये एक होमोलोगस पेयर है क्रोमोसोम्स का, तो गैमीट बनने के टाइम पर ये सेपरेट होते हैं। तो सेग्रीगेशन किसकी हो रही है? एलील्स की नहीं, सेग्रीगेशन किसकी होती है? होमोलोगस क्रोमोसोम्स की। ऐसे ही मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट बन गया क्रोमोसोमल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो क्या कहता है कि अगर दो एक साथ जो हैं कैरेक्टर्स मिक्स हो रहे हैं तो वो एक दूसरे के साथ इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो सकते हैं। कैपिटल आर कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन कर सकता है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी कंबाइन कर सकता है। सिमिलरली जो स्मॉल आर है वो कैपिटल वाई के साथ भी कंबाइन कर सकता है और स्मॉल आर जो है वो स्मॉल वाई के साथ भी। अब ये आर आर वाई वाई ये क्या है? दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये फैक्टर्स नहीं है, ये क्रोमोसोम्स हैं। ऐसा कहती है क्रोमोसोमल लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब आर और वाई ये जो दो क्रोमोसोम है, जैसे हमने पिछले पेज में मैंने आपको दो क्रोमोसोम दिखाए थे डिफरेंट, एक ब्लैक और एक रेड। इसी को मान लो ये राउंड वाला करेक्टर, ये येलो वाला करेक्टर, तो वो एलील्स नहीं है, वो क्या है? अ पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसी तरह से 23 के 23 पेयर एक साथ जो है वो काम करते हैं, एक साथ अगली जनरेशन में पहुंचते हैं, लेकिन होमोलोगस पेयर का एक ही जाएगा। और कब जाएगा? जब वो साइनैप्सिस करके डिफरेंट हो गया है। ठीक है। तो अब मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो कि फैक्टर्स पर बेस्ड था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट जो कि अगेन फैक्टर्स पर बेस्ड था, अब ये क्या हो गया? अब बात फैक्टर्स की नहीं रही, जो चीज हमें दिख रही है वो क्या है? क्रोमोसोम्स। तो अब ये सारे लॉ क्या बन गए? लॉ according to chromosomes. So law, chromosomal law of segregation and chromosomal law of independent assortment. इन सारी चीजों को जेनेटिकली देखने के बाद, माइक्रोस्कोप में दिखाने के बाद भी ये प्रूफ करना जरूरी था कि सच में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होती है, सच में सेग्रीगेशन होती है क्रोमोसोम्स की। अगेन इस चीज को प्रूफ किसने किया? TH मॉर्गन ने। TH मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई पर अपने एक्सपेरिमेंट्स कर किया हुआ। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है कि मॉर्गन का एक्सपेरिमेंटल मटेरियल क्या था?
इट वाज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर और फ्रूट फ्लाई। फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चूज किया? मॉर्गन ने मैंडल की तरह पी प्लांट को, गार्डन पी को, पाइसम सटाइवम को क्यों नहीं चूज किया? पाइसम सटाइवम वर्सेस ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। क्या फायदे हैं पी प्लांट के और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर के? पी प्लांट क्यों नहीं यूज किया गया? सबसे पहली बात, जो फ्रूट फ्लाई है इट इज इजीली अवेलेबल। घर में कोई भी फ्रूट रख दो बाहर और उसके ऊपर आपको फ्रूट फ्लाई जो है वो मिल जाएगी कुछ ही घंटों में। राइपन फ्रूट रख दो, बाजार से खरीद के ले आओ, सड़ी गली हुई सब्जियां रख दो, उसके ऊपर फ्रूट फ्लाई आ जाएगी। जहाँ तक कि हम बात करें अगर पी प्लांट की, तो आपको मिट्टी चाहिए, पी प्लांट के सीड चाहिए, पहले उसको उगाओगे, टाइम लगेगा, ग्रो करेंगे, फिर सीड्स आएंगे, फिर उसको स्टडी किया जाएगा। तो ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर की ये बेनिफिट है ओवर पी प्लांट कि वो बहुत ही इजीली अवेलेबल है, किसी भी फ्रूट पे मिल सकता है। दूसरा फायदा क्या है, पी प्लांट को ग्रो करने के लिए अब आपको फर्टिलाइजर भी चाहिए, आपको पानी देना पड़ेगा, आपको धूप के अंदर रखना पड़ेगा। लेकिन ड्रोसोफिला को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? आपको कोई भी ग्लास बॉटल, एक शीशे की बोतल ले लो, उसके अंदर जो है आप शुगर सॉल्यूशन, यीस्ट डाल दो, मोलेसेस डाल दो, कोई भी अनाज डाल दो पानी के अंदर मिक्स कर कर, और ये ड्रोसोफिला को बीच में डाल दो। तो ड्रोसोफिला अपने आप यहाँ से न्यूट्रिशन लेकर जो है बॉटल में छोटी सी एक ओपनिंग रख दो एयर के लिए, छोटी सी होल होना चाहिए एयर के लिए, और बीच में आप सोल्यूशन डाल दो तो अपने आप ड्रोसोफिला जो है वो वहाँ पर ग्रो करने लग जाएगी। आपको कुछ ज़्यादा उसके लिए कोई स्पेशल जो है कोई ट्रीटमेंट करने की उसकी ज़रूरत नहीं है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा फायदा क्या है, पी प्लांट को नई जनरेशन को बनने में कितने टाइम लग रहा था? 3 मंथ्स। और यहाँ पर फ्रूट फ्लाई को कितना टाइम लग रहा है? ओनली 2 वीक्स। 3 मंथ्स यहाँ पर, या 12 वीक्स, और यहाँ पर 2 हफ्ते में एग से एक नई ड्रोसोफिला तैयार हो जाती है। तो रिजल्ट्स भी जल्दी ऑब्जर्व किए जा सकते हैं, इसीलिए मॉर्गन ने फ्रूट फ्लाई को चूज किया। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि पी प्लांट जो है अगर आपने एक बार मिट्टी में लगा दिया तो वो प्लांट तो ग्रो करता ही जाएगा, ठीक है, वो प्लांट लगातार ग्रो करेगा और वो ग्रोथ उसकी नहीं रुकेगी। आप उसकी ग्रोथ बीच में अगर रोक दोगे तो आपकी स्टडी भी रुक जाएगी। लेकिन हम जो है एक साथ जो है ड्रोसोफिला जो है जो एक साथ हजारों एग देती है, हजारों एग ग्रो कर सकते हैं। अगर हम उनमें से 10 एग्स को स्टडी करना चाहें तो 10 एग्स निकाल लें और उसके ऊपर ईथर को स्प्रे कर दें तो कुछ टाइम के लिए उसकी डिवीजन जो है वो रुक जाएगी। जब तक ईथर का असर रहेगा तब तक ड्रोसोफिला जो है वो आगे डेवलप नहीं हो पाएंगे। तो जितने हमें चाहिए हम उतने डेवलप कर सकते हैं, बाकी को हम एक बार होल्ड भी कर सकते हैं, उनकी ग्रोथ को एक बार होल्ड कर सकते हैं। पी प्लांट में अब हमारे पास 7 ट्रेट थे जो मेंडल ने देखे थे, स्टडी किए थे। पहले प्लांट ग्रो होगा, फिर हम देखेंगे कि इसमें फ्लावर कलर क्या आया है, वायलेट आया है, वाइट आया है, टॉल है, ड्वार्फ है, राउंड सीड है, रिंकल सीड है, येलो कॉटिलिडन है, ग्रीन कॉटिलिडन है। ये सारी चीजें हमें प्लांट के ग्रो होने के बाद देखकर पता चल रही थी, ठीक है। ड्रोसोफिला में ये चीज बहुत आसान है देखनी, आपके पास ग्रो हुए, आप मेल और फीमेल में डिस्टिंग्विश कर सकते हो, दोनों के कैरेक्टर्स को डिफरेंट स्टडी कर सकते हो। फीमेल्स जो हैं उनका साइज जो है वो लार्ज होता है और मेल्स का साइज कंपैरेटिव टू फीमेल स्मॉल होता है। तो बाहर से देखने में ही ड्रोसोफिला से हम जो है वो कंक्लूड कर सकते हैं कि ये मेल ड्रोसोफिला है या ये फीमेल ड्रोसोफिला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ड्रोसोफिला के अंदर क्रोमोसोम नंबर भी सिर्फ कितने हैं? 4 पेयर्स या 8 क्रोमोसोम्स। तो इतने कम क्रोमोसोम्स के अंदर इनहेरिटेंस को स्टडी करना भी हमें आसान है, इसीलिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला को चूज किया। नेक्स्ट एक बड़ी खास बात है ड्रोसोफिला की, आपने +1 में भी पढ़ा था, हमने सेल वाले चैप्टर में जब क्रोमोसोम्स किए थे तो हमने एक स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स किए थे, दे वर पॉलीटीन क्रोमोसोम्स।
ये आपको मैंने बताया था कुछ इंसेक्ट्स के सलाइवरी ग्लैंड्स में मिलते हैं। स्पेशली किसके सलाइवरी ग्लैंड में मिलते हैं? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर के। तो एक स्पेशल तरह के क्रोमोसोम्स, क्या उनके अंदर स्पेशल है, क्या उनकी इनहेरिटेंस है, वो स्टडी करने को भी हमें मिल जाता है, क्योंकि ड्रोसोफिला के पास पॉलीटीन टाइप के एक नई तरह के क्रोमोसोम्स हैं जो और ऑर्गेनिजम्स के पास नहीं मिलते। नेक्स्ट एक और फायदा है इसका, लास्ट फायदा, द ब्रीडिंग इज वेरी चीप। ड्रोसोफिला को ग्रो करने में कोई खर्च नहीं होता। घर से 1 चम्मच चीनी लो, शीशे की बोतल में डालो, पानी में मिक्स कर कर और ऊपर 1-2 ड्रोसोफिला को अंदर छोड़ दो तो वो ग्रो कर जाती है। तो उनके लिए कोई स्पेशल हमें खाद की बीज डालना है ऐसी कुछ भी जरूरत नहीं है। तो ये सब करके ड्रोसोफिला जो है इट इज बेटर देन पी प्लांट। तो आगे की जितनी भी जेनेटिक्स की हुई वो सारी जो भी डिस्कवरीज थी, उन पे एक्सपेरिमेंट हुए, वो सब किस पर हुए? ड्रोसोफिला मेलानोगैस्टर पर हुए। और टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन को इतने अच्छी तरह से एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के लिए, मैंडल की सारी बातों को प्रूव करने के लिए उनको भी नाम दिया गया फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स, या उनको एक अलग से नाम भी दिया गया फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उन्होंने फ्रूट फ्लाई पर सारी अपनी जो एक्सपेरिमेंटेशन थी वो की थी, इसलिए उनको फ्लाईमैन भी कहा जाता है। उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, थ्योरी ऑफ जीन। मैंडल की जीन की थ्योरी जो है वो क्या है। इसके अलावा अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं दैट इज लिंकेज। लिंकेज की थ्योरी भी मॉर्गन ने दी थी। और जैसे हम रोड मैप देखते हैं कि जैसे फाजिल का है और ये अबोहर है, तो अबोहर से फाजिलका के बीच का डिस्टेंस आपको अबोहर मैप पे 30 किलोमीटर बताया जाता है। तो किलोमीटर इज द यूनिट फॉर द डिस्टेंस। ऐसे ही मॉर्गन ने एक पूरा मैप तैयार किया जिसको हम बोलते हैं जीन मैप। क्रोमोसोम में कहाँ पर कौन सा जीन लगा हुआ है, वो जीन एक दूसरे से कितना दूर है, ये सब पूरा कुछ जो है, जैसे ह्यूमन बींग्स के 30,000 जीन्स हैं टोटल 46 क्रोमोसोम्स के अंदर। तो ये 30,000 जीन कौन से क्रोमोसोम में कितने हैं, एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम पे दूरी कितनी है हर एक जीन की आपस में, जैसे रोड मैप बनता है ऐसे ही जीन मैप बनाया गया। और उसके यूनिट जो है वो मॉर्गन ने रखे, दैट वाज यूनिट अपने नाम से ही रखे उन्होंने, मॉर्गन और सेंटी मॉर्गन। एक जीन की दूसरे जीन से दूरी जो है अब हम किसके थ्रू मापते हैं? थ्रू मॉर्गन और सेंटी मॉर्गन। ठीक है, तो ये मॉर्गन की कंट्रीब्यूशन थी टुवर्ड्स जेनेटिक्स। हाँ जी, इसमें कोई डाउट है तो पहले पूछो, फिर नेक्स्ट टॉपिक आएगा दैट इज लिंकेज। कल करेंगे हम, बहुत लंबा टॉपिक है तो कल पूरा उसी में यही होगा। अभी कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ। नो मैम। कोई डाउट? नो मैम। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। थोड़ा सा फिर लिंकेज के बारे में कर लेते हैं, एक आइडिया देती हूँ व्हाट इज लिंकेज। लिंकेज से आप क्या समझते हैं? मैंने आपको अभी बताया लिंकेज क्या है, क्रोमोसोम पर जो जीन्स हैं वो एक दूसरे के साथ कितना रहते हैं ड्यूरिंग इनहेरिटेंस। ये एक स्पर्म है, ये इसका क्रोमोसोम है और ये इसके ऊपर एक कोई जीन लगा हुआ, ये एक जीन है, ये एक दूसरा जीन है। ठीक है, ऐसे ही ओवम है हमारे पास। ठीक है, ओवम का जो है वो भी अपना
सिर्फ एक की बात कर रहे हैं हम, एक बार सिर्फ स्टडी करने के लिए कि क्लियर हो जाए बात हम क्या कर रहे हैं। तो ये जो ओवम है, ये इसके ऊपर 2 जीन्स लगे हुए हैं। तो अगर ये वाले दोनों जीन्स एक साथ स्पर्म के अंदर आते हैं और वो स्पर्म फर्टिलाइजेशन कर कर जायगोट बनाता है, तो ये दोनों जीन्स क्या कहलाएंगे? ये दोनों जीन्स कहलाएंगे लिंक जीन्स। जो जीन्स एक साथ इनहेरिटेंस में एक ही क्रोमोसोम में एक साथ अगली जनरेशन में जाते हैं, वो क्या है? लिंक जीन्स। मतलब वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए मतलब हम उनको फिजिकली ये नहीं कह सकते कि उन्होंने आपस में कोई रस्सी बांधी हुई है या किसी चीज से वो जुड़े हुए हैं। हम उनका जुड़ा होना किस चीज से एज्यूम करते हैं? कि वो अगली जनरेशन में एक साथ जा रहे हैं। अगली जनरेशन में वो एक साथ नहीं भी जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होगी। जब स्पर्म बनेंगे तो क्या होगी? मियोसिस से बनेंगे। मियोसिस अगर हम रिकॉल करें तो मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 थी सबसे कॉम्प्लिकेटेड, लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। इसकी पैकेटीन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर। 2 जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अपने मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों ने एक्सचेंज किया और ये वाला जीन इधर चला गया, दूसरे क्रोमोसोम में चला गया, जो एक साथ एक ही क्रोमोसोम में अब जायगोट में नहीं पहुंचा, अब ये वाला जीन अकेला पहुंचा है, तो इस तरह के जीन्स क्या कहलाएंगे? दे विल कॉल्ड एज अनलिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स कौन से हो गए? जो एक ही क्रोमोसोम पर हैं और एक साथ इनहेरिटेंस में अगली जनरेशन में जाते हैं। टेंडेंसी ऑफ जीन्स टू स्टे टुगेदर ड्यूरिंग द इनहेरिटेंस थ्रू द जनरेशंस without any change in either of the generation। जैसे सपोज करो मेरे अंदर कोई या मेरी मदर के अंदर कोई जीन था फॉर करली हेयर, ठीक है, वो मैंने इनहेरिट किया है, मेरे बाल भी करली हैं, मेरी डॉटर के बाल भी करली हैं, तो वो जीन एज इट इज हमारी अगली से अगली जनरेशन में चलता जा रहा है। तो ये जीन करली हेयर वाला जीन हमारे लिए क्या है? इट इज अ लिंक जीन। अगर मेरी डॉटर के भी बाल करली आते हैं तो इसका मतलब प्रूफ हो गया जनरेशन बाय जनरेशन हमारा कैरेक्टर एज इट इज आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। इस तरह की जीन्स कहलाते हैं लिंक जीन्स। क्लास रीजॉइन कर लेना बेटा, क्लास खत्म हो रही है, इधर टाइम खत्म हो रहा है, रीजॉइन कर लेना इसको, ठीक है। तो अभी कोई डाउट?